2022 का चुनाव जो है वो हरीश रावत जी के चेहरे पे लड़ेगी उत्तराखंड कांग्रेस। 1 लाख झूठ बोलने वाले एक साथ किसी आपदा में दुनिया में मर जाए तो एक बीजेपी का कार्यकर्ता पैदा होता है, इतना झूठ बोलता है। धामी जी से लेकर के और दिल्ली के अमित शाह जी तक कोई बहस कर ले मेरे साथ टेलीविजन के में बैठ करके, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जनता की गाड़ी कमाई पर लगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं नेताओं ने लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है। अब नेताओं को लोगों के बीच जाने के लिए अलग अलग तरीके जो नेता हैं, चाहे वो छोटे नेता हैं चाहे वो बड़े नेता हैं, वो निकाल रहे हैं। शादी ब्याह में जा रहे हैं, सामाजिक जो कार्य हैं उनमें जा रहे हैं और भी क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो 5 साल तक अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन अब वो भी बाहर निकल चुके हैं। लेकिन वहीं कुछ नेता ऐसे हैं जो जमीन से जुड़े हैं और लगातार जनता के मुद्दों को सरकार के सामने उठा रहे हैं, जनता की परेशानियों से सरकार को रूबरू करा रहे हैं। आज एक ऐसे ही नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस सूर्यकांत धस्माना जी की। धस्माना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धस्माना जी, पहला सवाल आपसे मैं यही पूछूंगा कि 2022 के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस अब भी गुटबाजी जो है गुटों में नजर आ रही है, तो ऐसा क्यों? क्या ऐसे चुनाव जीत जाएंगे आप 2022 का? देखिए, वैसे तो ये राजनीतिक का मिजाज है जी। कांग्रेस हो, भाजपा हो, देश का कोई राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें अलग अलग पावर सेंटर नहीं। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें अलग अलग ध्रुव नहीं है। कोई दल, सत्ताधारी दल हो, विपक्ष हो, कांग्रेस भी उससे अछूती नहीं है। कांग्रेस में अलग अलग नेता हैं, अलग अलग उनकी फॉलोइंग है, अलग अलग उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। और कांग्रेस में सबसे बड़ी बात यह है, कभी कभी गुटबाजी के बारे में जब हमारी चर्चा होती है इसलिए होती है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र थोड़ा ज्यादा, और ज्यादा लोकतंत्र जब होता है तो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी ज्यादा होती है। लेकिन इसका फायदा तो बीजेपी उठाती है। नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं इसका। गुटबाजी होना कोई बुरी बात भी नहीं है। देखिए, गुटबाजी उस सीमा तक कि जब तक व्यक्ति अपने फॉलोअर्स को, अपने साथियों को लेकर के पार्टी के हित में काम कर रहा है, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है। लेकिन जिस समय राज्य का हित, देश का हित या पार्टी का हित वो कंप्रोमाइज होता है, तब गुटबाजी खराब होती है। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर जितना भी आपको नजर आ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है। आप कल्पना करिए 2002 में कितने नेता थे? नरेंद्र तिवारी थे सबसे बड़े कद के नेता, उसके बाद हरीश रावत थे, उसके बाद इंदिरा हृदयेश थी, उसके बाद सतपाल महाराज थे, उसके बाद विजय बहुगुणा थे। ये सब मुख्यमंत्री के दावेदार थे और सबके अपने अपने गुट थे और वर्चस्व की लड़ाई लगातार चलती रहती थी। लेकिन जब 2002 का पहला चुनाव उत्तराखंड के अंदर हुआ, पूरी पार्टी ने एक साथ होकर के चुनाव लड़ा और हम लोग ने सरकार बनाई। लेकिन 2017 में इस गुटबाजी का सबसे बड़ा नुकसान भी तो दिखा, आपको केवल 11 सीटें मिली। नहीं, वो गुटबाजी का नुकसान नहीं। देखिए, ये बात सच है जी कि राजनीति में जब बेल्ट से नीचे मार करने की कोई कोशिश करता है जी। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराओ, खरीदारी करो, विधायकों को तोड़ो, दल बदल करवाओ। अब बताइए कितना खराब माना जाता था इस जमाने में दल बदल को। किसी नेता के आगे अगर दल बदलू लगा दिया जाता था तो उसको बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउटफुल हो जाती थी। लेकिन आज तो शान हो गई, आज तो इधर से कूद के उधर, उधर से कूद के इधर, सत्ता के लिए कन्वीनियंस की कुछ भी कर लो और उनको महिमा मंडित किया जाता है। ये परिपाटी इस देश के अंदर 2014 के बाद ही शुरू हुई। जिस प्रकार से
दल बदल को मान्यता ही नहीं दी, महिमा मंडित किया गया। तो इसलिए 2016 में जो हमें नुकसान उठाना पड़ा वो इसलिए उठाना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता है कितना खुला तमाशा किया, पूरी पार्टी में विभाजन करवा दिया, विधायकों का दल बदल करवा दिया, सरकार को गिराने के लिए इतनी बड़ी साजिश की गई। वो तो भला था, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पक्ष में फैसला दिया तो हमारी सरकार फिर चली, मुख्यमंत्री दोबारा से हरीश रावत बने और उन्होंने पूरा टर्म पूरा किया। अदरवाइज तो 2016 में हमारी सरकार गिरा दी। आपने हरीश रावत जी की बात कही, एक सवाल अब ये उठता है कि क्या 2022 का चुनाव जो है वो हरीश रावत जी के चेहरे पे लड़ेगी उत्तराखंड कांग्रेस, या फिर जैसे कि आपके प्रभारी भी कहते आ रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो प्रतिनिधि यहाँ पर है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोनिया गांधी जी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाई कमान, वो हमारे प्रभारी हैं। हरीश रावत हमारे पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता है राज्य के। प्रीतम सिंह जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और गणेश गोदियाल हमारे अध्यक्ष हैं। इनके सामूहिक नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ना है, कोई फेस नहीं है, एक आदमी फेस नहीं हो सकता। जब पार्टी विपक्ष में होती है तो सामूहिक नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ती है। आप 2002 का चुनाव देख लें, आप 2000 फिर उसके बाद 12 का चुनाव देख लें, आप सारे चारों चुनाव अगर आप देखेंगे जो अब तक हुए हैं, 2002 में हम विपक्ष में थे तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हुआ, 5 नेता थे बड़े। उसके बाद 2007 में चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था कि मैं नहीं लड़ रहा हूं, फिर सामूहिक नेतृत्व में हुआ। 2012 में विपक्ष में थे तो यशपाल आर्य भी थे, विजय बहुगुणा भी थे, सतपाल महाराज भी थे, हरीश रावत भी थे, इंदिरा नरेश भी थी। उनके सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हुआ, बाद में तय हुआ कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसी प्रकार से 2022 का चुनाव 2017 में जो चुनाव हुआ, क्योंकि हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री होता है तो उसके नेतृत्व में चुनाव होता है। अभी क्या बीजेपी की हिम्मत है कि वो कह दें कि धामी के नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा? कहा था ना एक ने, अगले दिन ही वापस लेना पड़ा, यू टर्न करना पड़ा। तो इसलिए राज्य का जो चुनाव कांग्रेस लड़ेगी वो सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी। उसमें गणेश गोदियाल अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हैं और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत हैं। तीनों का सामूहिक नेतृत्व है और उसके बाद सेकंड लाइन में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, सबके सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। एक सवाल ये है कि आप इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है, कैंट विधानसभा से आप एक मजबूत दावेदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो 2017 का चुनाव था वो आप हार गए, तो आपको क्या लगता है कि उस समय क्या खामियां रही कि आप 2017 का चुनाव हार गए? देखिए, 2017 का चुनाव मैं अकेला नहीं हारा। 2017 में मुख्यमंत्री तत्कालीन 2 जगह से चुनाव हारे, तो बहुत बड़े नेता, उनसे बड़ा नेता तो हमारी पार्टी में आज की तारीख में है नहीं। मेरे बगल में प्रदेश के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए और मेरे से ज्यादा वोटों से हारे। मेरे बिल्कुल पड़ोस में दूसरी विधानसभा में हमारे राज्य के मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे थे, दिनेश अग्रवाल जी, चुनाव हार गए। चुनाव बड़े बड़े लोग हारे। सवाल चुनाव हारने और जीतने का नहीं है, चुनाव हारना जीतना ये सतत प्रक्रिया है। जब चुनाव होगा तो एक ही व्यक्ति जीतेगा, बाकी लोग तो हारेंगे जी। सवाल यह है कि चुनाव हारने के बाद हमने उस भूमिका को निभाया कि नहीं निभाया जिसको जनता ने सौंपा था। विपक्ष में जो व्यक्ति होता है, नंबर 2 जो रनर अप होता है, उसका काम होता है चौकीदार, जागते रहो लगातार बोलता रहे। तो आपको लगता है कि आपने वो भूमिका 2017 के बाद निभाई? वो मेरे लगने न लगने से महत्वपूर्ण नहीं है। आपको लगता है कि नहीं लगता, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, जिस समय लोग तड़प रहे थे बिना ऑक्सीजन के देहरादून में, उस समय कौन ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भाग रहा था? जिस समय कोरोना में मुख्यमंत्री 4 दीवारी के अंदर 90 दिन तक लगातार कैद रहे, एक अस्पताल विजिट नहीं किया। मैं तो पहला व्यक्ति हूं, पहला नागरिक उत्तराखंड का, और उत्तराखंड का नहीं पूरे उत्तर भारत का, जिसको सबसे पहले क्वारंटीन किया गया। किसी को किया गया? सब शॉक में हुए होंगे। मैं तो आई एम द फर्स्ट पर्सन। 15 मार्च 2020 को पहला केस रिपोर्ट हुआ उत्तराखंड में कोरोना का। 16 मार्च को जैसी खबर छपी, मैंने एकदम डीएम को फोन किया, सीएमओ को फोन किया, डीजी हेल्थ को फोन किया, दून अस्पताल के प्रिंसिपल को फोन किया। मैंने कहा मैं वहां आ रहा हूं और मैं व्यवस्था देखना चाह रहा हूं कि आप कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं। और मैं 16 तारीख को वहां विजिट किया। सारे मीडिया के लोग, 1 दर्जन तो मीडिया के लोग क्वारंटीन हुए मेरे साथ। मैं वहां गया और मैंने जब वहां व्यवस्थाएं देखी, न कोई रोक न कोई टोक,
ना पीपी किट, ना वहां पर आइसोलेशन का ठीक से इंतजाम, ना वहां कोई नोडल अधिकारी, ना वहां कोई डॉक्टर। और जब वो पूरा मीडिया में आप लोगों ने एक्सपोज किया तो खलबली मच गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे क्वारंटीन करो, और मुझे पूरे उत्तर भारत में गौरव प्राप्त है कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसको होम क्वारंटीन किया गया जबरदस्ती, और पूरे देश में पहला व्यक्ति हूं जिसको 28 दिन किया गया। सबको 14-14 दिन किया गया, मुझे 28 दिन क्वारंटीन किया गया। मेरा अपराध क्या था कि मैं दोनों अस्पताल में देखने गया था कि आइसोलेशन का क्या इंतजाम है, आईसीयू का क्या इंतजाम है, ऑक्सीजन का क्या इंतजाम है, वेंटिलेटर्स का क्या इंतजाम है, दवाओं का क्या इंतजाम है, नोडल अधिकारी है कि नहीं है। तो मैंने चौकीदार की भूमिका ठीक से निभाई कि नहीं निभाई, उसको जज आप करेंगे। आपने कहा कि मैंने कोरोना काल में ये काम किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक सवाल ये है कि जैसे कि आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री कुमाऊं का हो तो गढ़वाल के जो हैं सांसद या जो विधायक हैं उनको तकलीफ होती है, और अगर मुख्यमंत्री गढ़वाल का हो तो कुमाऊं के विधायक और सांसदों को तकलीफ होती है। और कहीं ना कहीं जो राजनीति है, जो भी मुख्यमंत्री बनता है खासकर कांग्रेस में, उसे इस दौर से गुजरना पड़ता है। तो क्या कुछ ऐसा होता है, क्योंकि आप बड़े लंबे अरसे से आपने राजनीति को उत्तराखंड की बड़ी करीब से देखा है? देखिए, मेरा एक मानना है कि सियासत को जोड़ने वाला होना चाहिए। दुर्भाग्य से सियासत तोड़ने वाली टूल बन जाती है। सियासत में जाति, धर्म, हमारे तो संस्कार, जिस पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी में मैंने क ख ग सीखी, राजनीति की, उन्होंने तो सिखाया कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, और हमें अपने आचरण में, अपनी पॉलिटिक्स में उसको फॉलो करना चाहिए। और हमारे प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जब आता है, हम भारत के नागरिक, तो जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर, क्षेत्र से ऊपर, भाषा से ऊपर, बोली से ऊपर, पहनावे से ऊपर, खान पान से ऊपर। जब हमारे पास कोई आता है व्यक्ति दुखी, तो अगर हम उसका धर्म पूछेंगे, जाति पूछेंगे, क्षेत्र पूछेंगे, तो हमसे ज्यादा अन्याय देश के साथ और राजनीति के साथ कोई नहीं कर रहा। इसलिए मेरी डिक्शनरी में तो ये शब्द है ही नहीं। इसलिए गढ़वाल, कुमाऊं, तराई, पहाड़, गढ़वाली, नॉन गढ़वाली, कुमाऊनी, नॉन कुमाऊनी, देसी, हिंदू, मुस्लिम, आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। और मैं ये केवल भाषण में नहीं बोलता हूं, मैं अपने जीवन में से उतारता हूं। धस्माना जी, एक सवाल ये है कि आजकल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पा रही है या नहीं भुना पा रही है? एक विपक्ष की दमदार भूमिका निभा पा रही है? देखिए, सवाल भुनाने का नहीं है, सवाल यह है कि बेरोजगारी इस राज्य के अंदर, उत्तराखंड में, आप हमारी आम शौहरत देखिए। जब कांग्रेस की सरकार 2002 में बनी, इस राज्य में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन का काम अगर हुआ तो वो गोल्डन पीरियड था 2002 से लेकर 2007 तक। नरेंद्र तिवारी जी ने सेलाकुई से लेकर के देहरादून होते हुए और उधम सिंह नगर तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, आज जितना सेलाकुई में आप जाइए, आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। इतने लोगों को रोजगार देने का काम इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। उसके बाद शिक्षा में अकेले नरेंद्र सिंह भंडारी बेचारे नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए। उनके मंत्री रहते हुए 56,000 नियुक्तियां अकेले शिक्षा विभाग में 2002 से लेकर 2007 तक। 5 बार पुलिस की भर्ती। अब आप बताइए, 2017 से लेकर अब तक राज्य में अगर पुलिस की भर्ती नहीं हुई और 40% डेफिसिट सिपाही, हेड कांस्टेबल, दरोगा वो थाने में कम है। आप बसंत विहार थाने में इस समय बैठे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस एक जो दमदार विपक्ष है उसकी भूमिका निभा? विपक्ष के नाते देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका होती है, हम क्या कर सकते हैं? हम धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, हम मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय आवास, सचिवालय कूच, विधानसभा कूच, यही तो कर सकते हैं। और आप पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि हमने इन सवालों पर, चाहे वो नोटबंदी का सवाल हो, चाहे वो उत्तराखंड में बेरोजगारी का सवाल हो, उत्तराखंड में जिस प्रकार से कोरोना में, आपको मैं कोरोना बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि दोबारा से पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोरोना की हलचल है, और कई यूरोपियन कंट्रीज हैं, कई इस समय देश हैं जो दोबारा से लॉकडाउन में जा रहे हैं। और हमने जो उसकी वेव देखी है, इस समय पूरे राज्य के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, राज्य के अंदर जो महंगाई, नेशनल जो महंगाई का इंडेक्स है, उससे ऊपर हमारा सूचांक है महंगाई का। मतलब महंगाई देश में जितनी है उससे ज्यादा उत्तराखंड के अंदर। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से महंगाई है।
अच्छा, कोरोना की वजह से महंगाई है, काम थक गया, तो ठप हो गया। सेंट्रल विस्टा बनने में महंगाई क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार और 7 स्टार बड़े बड़े जो महल नुमा दफ्तर बन रहे हैं, उसमें महंगाई क्यों नहीं है? जो इतनी बड़ी बड़ी जहाज खरीद लिए गए प्रधानमंत्री जी के लिए, उनमें महंगाई क्यों नहीं है? लोगों का महंगाई आम आदमी के टमाटर के लिए, प्याज के लिए, सरसों के तेल के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, और माता बहनों की रसोई पे जो सर्जिकल स्ट्राइक करी है, रसोई गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया, उसके लिए महंगाई है। प्रधानमंत्री जी के 8,500 करोड़ रुपए का एक जहाज आएगा, उसके लिए महंगाई नहीं है। सेंट्रल विस्टा बन रहा है, इस समय क्या जरूरत है भाई? कोरोना है देश में, दुनिया में, पूरे हम वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं। सेंट्रल विस्टा ये तो सबके लिए है ना, ये तो नहीं, किसके लिए है? वो सांसदों के लिए है। इस समय जरूरत नहीं है। चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहेगा, उस देश की जनता महलों में रहेगी, और जिस देश का प्रधानमंत्री महलों में रहेगा, उस देश की जनता झोपड़ियों में रहेगी। लेकिन धसमाना जी, सेंट्रल विस्टा की आपने बात उठाई, पहले हमारे संसद में हमला हो चुका है, तो आपको नहीं लगता कि ये सब के लिए है? ये भी संसद तो देश का मंदिर कहा जाता है। हमले से क्या मतलब है? आप कहते थे, आपका तो ये भाषण है, इतना फेमस भाषण, कि जब आप कहते थे प्रधानमंत्री जी बताइए कि देश की सुरक्षा बल किसके हाथों में है, देश की एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां किसके हाथों में है, देश का रिजर्व बैंक किसके हाथों में है, तो ये आतंकवादी कहां से आते हैं, इनके पास गोला बारूद कहां से आता है। ये देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जब प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग थे, तब वो कहा करते थे। अब हम 350 किलो आरडीएक्स का सवाल पूछ रहे हैं कि पुलवामा में कहां से आ गया, उसका जवाब आपके पास नहीं है। कहां से आ रहा है? आज आतंकवाद जम्मू कश्मीर में किस स्तर पे है? आपने उसके 3 टुकड़े कर दिए, उसके बाद भी कितना आतंकवाद है। लेकिन हमारे सैनिक रोज, हमारे उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, और रोज हमारे किसी ना किसी सैनिक की डेड बॉडी यहां पर आती है, शहीद की। किसके कारण आ रही है? क्यों आ रही है? सेंट्रल एजेंसीज किसके हाथ में है? खुफिया एजेंसियां किसके हाथ में है? सेना किसके हाथ में है? सबके लिए प्रधानमंत्री जी को सीधे सीधे दोषी तो नहीं, पूरी सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सारी सरकार इसके लिए दोषी है। उन्होंने इस देश के अंदर जो शुरुआत करी, देश को पूरा आपने हिंदू और मुसलमान में बांट दिया। इस देश के तमाम नागरिकों को आपने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसान आंदोलन करता है तो उसको आप आतंकवादी बता देते हो। आप देश के अंदर कभी 1947 से लेकर के और आज तक इनके अलावा कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने मंच पर खड़ा होकर यह कहा हो कि अगर कब्रिस्तान होगा तो शमशान घाट भी होगा। आप शमशान घाट और कब्रिस्तान बनाने के लिए हैं क्या? आप इस देश के प्रधानमंत्री इसलिए हैं? इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है कि आप सबसे हाईएस्ट पोस्ट में हैं, आपसे ये अपेक्षा की जाती है। देखिए, बहुत कम समर्थन वाले प्रधानमंत्री इस देश में रहे। आई के गुजराल रहे, इस देश के अंदर चंद्रशेखर रहे जो केवल 4 महीने प्राइम मिनिस्टर रहे, एचडी देवागौड़ा रहे प्राइम मिनिस्टर, वीपी सिंह रहे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने कभी शर्मसार नहीं किया उस कुर्सी को, हमेशा डिग्निटी में उसकी मेंटेन करी। और आप प्रधानमंत्री बने इतने बड़े प्रचंड बहुमत के, आपके पार्टी वाले तो आपको कहते हैं कि आप अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री हो, आपकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति है। जब आप अमेरिका में जाते हो, जब आप जर्मन में जाते हो, जब आप दुबई में जाते हो, जब आप फ्रांस में जाते हो, तो बड़े बड़े भाषण सुनने लोग आपके आते हैं, आप उनके ऐसे महिमा मंडित करते हो। लेकिन आप जब देश के अंदर भाषण देते हो तो आप ये बात कहते हो कि जहां कब्रिस्तान होगा वहां शमशान भी बनेगा। प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान बनाने के लिए होते हैं। धसमाना जी, आपने कहा कि शमशान और कब्रिस्तान, ये जो कोरोना का जो हमारा पूरा दौर चला, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम डेथ का रेट देखें तो दूसरे कंट्रीज में ज्यादा है रेशियो, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल भी किया है सरकार ने? कोई सरकार की भूमिका कंट्रोल करने में नहीं रही। ये तो हमारी इम्यूनिटी हिंदुस्तान के लोगों की इतनी तगड़ी थी कि लोगों ने उसको झेल लिया। अदरवाइज सरकार कहां थी? तड़पते हुए लोग, ऑक्सीजन से मरते हुए लोग, रेमडेसिविर के बिना लोग मरते हुए, ब्लैक फंगस की बीमारी के बिना इंजेक्शन के दवा के मरते हुए लोग। मैं तो खुद अस्पतालों में गया हूं, खुद सीएमओ के यहां धरने पर बैठा हूं जब रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, जब ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, और मेरे पास तड़पते हुए, रोते हुए लोग, बिलखते हुए लोग आ रहे थे, तो मैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके खुद जाकर के अस्पतालों में लड़ा हूं इस बात के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरे कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी कहां थे? आपने एक भाषण सुना उनका? कोरोना की लहर समाप्त होते ही उनके भाषण शुरू हो गए। उस पूरे कोरोना काल में आप देख लें तो सवाल, और आपके गृह मंत्री तो गायब ही हो गए थे। तो सवाल मेरा, मोटे भाई तो शरीर इतना बड़ा, मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे,
आप गायब ही हो गए। सवाल मेरा यही है कि क्या अब 2022 में ये जो नेशनल मुद्दा है, क्या उत्तराखंड कांग्रेस उसको उत्तराखंड का मुद्दा बनाएगी? देखिए, उत्तराखंड का जब चुनाव होगा तो उत्तराखंड के सवालों पर ही होगा, लेकिन सवाल यह है कि हम सच बोलने से पीछे नहीं हट सकते। हम इस बात को बोलने से पीछे कैसे हटें कि इस देश के अंदर किसान तड़पता रहा। किसान को आपने जिस प्रकार से, अब हम ये सवाल कर रहे हैं कि आपने किसानों के कानून वापस लिए और आपने कहा कि हम शर्मिंदा है, हम माफी मांग रहे हैं। किस बात की माफी मांग रहे हो? क्योंकि 5 चुनाव सामने विधानसभा के हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपके चांटा लगाया गाल पे। पार्लियामेंट मंडी की आप जो 4 लाख से जीते थे 2019 में, उसे 80,000 से आ रहे हो, यानी कि 5 लाख वोट आपका घटा है। लेकिन 3 विधानसभाएं आपने घटी हैं। बिल तो आप वापस ले ली, नहीं, घोषणा कर दी उन्होंने। बिल वापस दे दी कि घोषणा से नहीं होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल जब है 700 किसानों की जो शहादत हुई है, उन किसानों को कौन जवाब देगा, उनके परिवारों को? वो तो इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा। 2022 में जहां जहां चुनाव होने हैं, चाहे वो यूपी की बात करें चाहे उत्तराखंड की, मेरा सवाल ये है कि क्या ये चुनाव जो है वो उत्तराखंड के मुद्दों पे लड़ा जाएगा या फिर नेशनल मुद्दों पे लड़ा? देखिए, क्या हम उत्तराखंड के लोगों को पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिल रहा है? पेट्रोल जो है सब्जेक्ट स्टेट का तो है नहीं, वो सेंटर का सब्जेक्ट है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री तो उत्तराखंड में नहीं होता, पेट्रोलियम मंत्री तो केंद्र में होता है। कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में पूरे यूपीए के कार्यकाल में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, और ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं केवल आरोप नहीं लगा रहा हूं, उस समय एवरेज जो पूरे 10 साल का था $100 पर बैरल कच्चा तेल, यानी कि हाईएस्ट 129 गया और लोएस्ट जो है $80 पर बैरल गया। अगर आप उसकी एवरेज निकालेंगे तो $100 पर बैरल, और पेट्रोल 71 रुपए से ऊपर नहीं गया और डीजल 59 रुपए से ऊपर नहीं गया। कच्चे तेल की कीमत पूरे 7.5 साल मोदी जी के शासनकाल में एवरेज अगर आप निकालेंगे आधी, $28 पर बैरल मिनिमम गया, और आज की तारीख में भी अभी आप नेट खोलिए $80 पर बैरल आज है, तो एवरेज निकालेंगे तो इट इज लेस देन $50 पर बैरल। मैं ये पूछ रहा हूं कि 100 पार डीजल गया, 100 पार पेट्रोल चला गया। रसोई गैस आपके जो हरिद्वार वाले बाबा जी हैं, लेकिन आपने पेट्रोल की बात करी, बीजेपी कह रही है कि हमें कांग्रेस का जो कर्जा वो चुकाना पड़ रहा है, इसलिए हमने क्या करा कि पेट्रोल और डीजल महंगा किया है, क्योंकि कांग्रेस जो है 3.5 लाख करोड़ रुपए, 4.5 लाख करोड़ रुपए के बीच में आप जनता की जेब में डकैती डालेंगे इस बहाने को लगा करके कि साहब ऑयल बॉन्ड्स की वजह से हमको, तो आप हटिए सत्ता से, आप इस योग्य नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ही योग्य थे, जिन्होंने इस देश की जनता को कभी पेट्रोल और डीजल के मामले में, हमने 1 सिलेंडर राशन कर दिया, हमने कहा 12 मिलेंगे, 15 रुपया अगर उसमें बढ़ गया गैस के सिलेंडर में, तो स्मृति ईरानी जी और सुषमा स्वराज जी सर पे सिलेंडर लेकर के डांस कर रही थी चांदनी चौक पे और हमारे देश के लाल किले के सामने और जंतर मंतर पे। आज मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक रसोई पे करी है माता बहनों की, इससे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है क्या? इससे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकती, क्योंकि आप सरसों का तेल 200 रुपए लीटर बिक रहा है, वो भी कोरोना की वजह से बिक रहा है। आज टमाटर जो है 100 रुपए किलो बिक रहा है, वो भी कोरोना की वजह से बिक रहा है। तेल के लिए तो ये कह रहे हैं बीजेपी, मतलब किस चीज के, कौन प्याज, धसवाना जी, मैं आपको हरी मटर, 1 लाख झूठ बोलने वाले एक साथ किसी आपदा में दुनिया में मर जाए तो एक बीजेपी का कार्यकर्ता पैदा होता है, इतना झूठ बोलते हैं। मतलब हर बात के लिए आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में आग लगी है साहब। मैं आपको कह रहा हूं कि आप नेट खोलिए अपना, और 2004 से लेके 2014 तक जो कच्चे तेल की कीमत है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, उसके एवरेज निकालिए। 2014 में जब देश आजाद हुआ 2014 में, तब से लेकर के ये तो 2014 से लेकर के, और अच्छे दिन है ना, देश आजादी 2014। हम तो नहीं मानते कि देश आजाद हुआ, ना हमने किताबों में पढ़ा। हम ये कह रहे हैं कि हाँ, आपने और मैंने नहीं पढ़ा जी, लेकिन अब पढ़ाया जा रहा है इस देश में कि देश 2014 में 2014 में जब उनके अनुसार देश आजाद हुआ, तब से लेके 2021 तक अगर आप एवरेज कच्चे तेल की कीमत निकालेंगे तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $50 पर बैरल है। ये इस बारे में
उत्तराखंड के धामी जी से लेकर के और दिल्ली के अमित शाह जी तक कोई बहस कर ले मेरे साथ टेलीविजन के में बैठ करके, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती है। रसोई गैस का सिलेंडर आप बताइए क्या तो क्या, आपने बड़े बड़े विज्ञापन देकर के मां को दिखा रहे हैं धुएं से निजात दिला दी हमने उज्ज्वला का सिलेंडर। अरे कहां से उज्ज्वला का सिलेंडर खरीदेगी मां 1000 रुपए का, 924 रुपए का, तो आपने सब्सिडी खत्म कर दी। आपने मतलब कोई और लोग, क्योंकि सरसों का तेल महंगा हो गया, दलहन महंगी हो गई, तिलहन महंगा हो गया, अनाज महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये महंगा करते करते उन्होंने कहा गैस चूल्हा जले ही ना, तो गैस इतनी महंगी कर दी कि चूल्हा ही लोगों का सर्जिकल स्ट्राइक करके बंद कर दिया। धसमाना जी आज का क्या इस मुद्दे को हम राज्य में छोड़ देंगे कि ये केंद्र का मुद्दा है? उत्तराखंड का जब चुनाव होगा तो कोरोना की बद इंतजामी चाहे वो केंद्र के स्तर पे हो चाहे राज्य के स्तर पे, उस पर हम बात करेंगे। केंद्र के मुद्दा पेट्रोल डीजल सरसों का तेल और तमाम महंगाई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी चरम पर, उत्तराखंड का जो मुद्दा है बिल्कुल विकास को पहिए से उतार दिया नीचे। उत्तराखंड का मुद्दा है देवस्थानम बोर्ड पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो चिल्ला रहे हैं कि इसको खत्म करो। उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं, यहाँ के तमाम हमारी महिलाओं के सर का घास का पानी का लकड़ी का जो बोझ उनके सर पे है, उनको कम करने की जो इस सरकार फेल हुई है, ये सारे मुद्दे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसूता बहन हमारी हायर सेंटर के लिए रेफर होती है, रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। आखिरी सवाल, आज का समय कम है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने देवस्थानम बोर्ड की बात की, अगर कांग्रेस आती है सत्ता में तो देवस्थानम बोर्ड पर उसका क्या स्टैंड होगा? कांग्रेस की सरकार में आते ही देवस्थानम बोर्ड का फैसला सबसे पहला होगा, हम उसको स्क्रैप कर देंगे, हम उस कानून को ही समाप्त कर देंगे जिससे देवस्थानम बोर्ड बना, क्योंकि वो बिना लोगों जैसे किसान मिलते हैं वैसे ही देवस्थानम बोर्ड है। और इस सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार विधानसभा का एक दिन का सत्र अगर करती है तो उसको केवल और केवल एक काम करना चाहिए, देवस्थानम बोर्ड को समाप्त करना चाहिए, ये कांग्रेस की मांग है। आज क्योंकि मैं कन्वीनर हूं अपनी मैनिफेस्टो कमेटी का, हम तमाम डॉक्टर्स से मिले, हम तमाम आज शिक्षकों से मिले हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लोगों से भी, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र के लोगों से भी, आज मैं खिलाड़ियों से भी मिला हूं। हम अपने मैनिफेस्टो को इस बार लोकपथ से और प्रतिज्ञा पत्र, हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको हम इस बार प्रतिज्ञा पत्र कह रहे हैं, और ये तय किया पार्टी ने कि हम वही मैनिफेस्टो में लाएंगे जो हम कर सकते होंगे, उन्हीं बातों को कहेंगे जो आप कर सकते। जवाबदेही होगी बिल्कुल निश्चित तौर पे, चाहे वो बेरोजगारों के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, राज्य के विकास के मामले में हो, देवस्थानम बोर्ड के मामले में हो, किसी भी विषय पर हम वही बात लिखेंगे जो हम पूरा कर सकते होंगे। धसमाना जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सूर्यकांत धसमाना जी, जिन्होंने हमसे कहा कि अगर कांग्रेस 2022 में सत्ता में आती है तो वो जो सबसे पहला काम करेंगे वो करेंगे कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस जो है वो अपने मैनिफेस्टो में केवल उन्हीं बातों का जिक्र करेगी जो वो कर सकती है। अगली बार एक नई पर्सनालिटी के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।